हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं मैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन। कल हमारा शुरुआत हो गई थी इस क्लास की, तो आशा करता हूं आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि ये सीक्वेंस में चलेगी। फाउंडेशन कोर्स है, सीक्वेंस में चलेगा, सब कुछ डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है। कल हमने पढ़ा दिया था और बोला था कि आज हमारी क्या होने वाली है, एस्टेट जनरल की बैठक होने वाली है। तो एस्टेट जनरल की बैठक की शुरुआत आज हम करेंगे। एस्टेट जनरल को बुलाया जा रहा है और क्रांति की शुरुआत किस तरीके से हो रही है। तो यहां पर हो क्या रहा था, यहां पर एक चीज के लिए लड़ाई हो रही थी, वो थे विशेषाधिकार। विशेषाधिकार के बारे में हम बात करें तो जो हमारे क्लर्जी थे, ठीक है, और जो फ्यूडल थे, तो उन लोगों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जन्मजात विशेषाधिकार प्राप्त थे। इसी वजह से जो तीसरे एस्टेट के लोग थे, उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब तीसरे एस्टेट के लोग में कौन शामिल थे? किसान लोग थे, पीजेंट्स थे, सबसे अधिक जनसंख्या वहीं पर थी। और अगर भूमि की बात करें तो 40% भूमि केवल उनके पास थी, 60% भूमि क्लर्जी के पास थी और फ्यूडल के पास थी। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि एक तो उनके पास भूमि कम है और 40% भूमि पर ही क्या किया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है। और टैक्स कौन ले रहा है? एक तो सरकार ले रही है, ऊपर से पादरी वर्ग ले रहे हैं, और तीसरे सामंती कर और लगता था, फ्यूडल टैक्स भी लगता था, तो फ्यूडल भी ले रहे हैं। अब समझ में आया कि कैसे उन पर ही दबाव बन रहा है। पूरे समाज को चलाने के लिए जिस टैक्स की जरूरत है वो कौन दे रहा है? तृतीय वर्ग दे रहा है। और सरकार का टैक्स डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। जो भी उनका फाइनेंशियल क्राइसिस था वो आपको देखने को मिला था। तो फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से टैक्स को बढ़ाने की बात की जा रही थी। और नेकर ने कहा जब तक आप एस्टेट जनरल की बैठक नहीं बुलाएंगे तब तक टैक्स रिफॉर्म नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से एस्टेट जनरल की बैठक को बुलाया गया। एस्टेट जनरल की बैठक को बुलाने का क्या मतलब था? अब देखिए, कल जैसे कि मैं बता चुका था, थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि एस्टेट जनरल में क्या होते हैं, जनसाधारण लोग होते हैं। और अभी तक जितने भी लोग थे, पुराने जितने भी मंत्री थे, उन्होंने सबने कहा कि एस्टेट जनरल की बैठक को अवॉइड किया जाए। क्यों अवॉइड किया जाए? क्योंकि जनसाधारण लोग जब आएंगे वहां पर बातचीत होगी, बातचीत में यह पता चलेगा सरकार तो कर्जे में है, और वो जब जनसाधारण लोगों को पता चलेगा तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से एस्टेट जनरल की बैठक नहीं बुलाना चाह रहे थे। लेकिन नेकर ने तो कह दिया साफ साफ कि भाई एस्टेट जनरल की बैठक नहीं बुलाओगे तो आपकी हालत खराब होने वाली है। इसलिए एस्टेट जनरल की बैठक नेकर के कहने पर बुलाई गई थी। और इस समय क्या हो रहा था, जब 1788 की बात करें हम, जो 1786 में ब्रिटेन वाला और फ्रांसीसी का एक समझौता हो गया, ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, तो उसके बाद 4.5 लिब्रे का, लिब्रे क्या है? फ्रांस की एक मुद्रा है, ठीक है। 4.5 अरब लिब्रे का ऋण कर लिया इन्होंने। और वहां के जो राजा थे, अंतिम राजा लुई 16 में थे, तो लुई 16 में ही राजा थे जिनके कार्यकाल में ये क्रांति देखने को मिली थी। तो जब उनके ऊपर इतना कर्जा हो गया तो उनके पास कोई और चारा नहीं बचा, नेकर की बात माननी पड़ी, क्योंकि अब तो भाई टैक्स रिफॉर्म करने ही पड़ेंगे, नए करों को मंजूरी देनी पड़ेगी और तीसरे वर्ग को भी बुलाना पड़ेगा, एस्टेट जनरल की बैठक को बुलाना पड़ेगा। जो तीसरा वर्ग था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तीसरे वर्ग में कौन आ रहे थे? तीसरे वर्ग में मतलब अगर सभी वर्गों की बात करें तो पहले वर्ग में कौन थे? पहले वर्ग में थे रोमन कैथोलिक पादरी, ठीक है। एक राजा होते थे। अब राजा को हम अलग रखेंगे। राजा के बाद 3 वर्ग थे, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले में तो क्लर्जी आ गए, ठीक है। दूसरे में कौन आते थे? फ्यूडल वर्ग आते थे। और तीसरा स्टेट था जहां पर फ्रांस के जनसाधारण लोग थे, जिसमें किसान थे, मजदूर थे, अब काम करने वाले भी कुछ लोग थे। जैसे मैंने अभी बुर्जुआ लोगों के बारे में बात की थी, तो बुर्जुआ लोग वो लोग थे जो तीसरे स्टेट के थे, लेकिन तीसरे स्टेट के समृद्ध लोग थे। उन्हें समृद्धि कहां से मिली? उन लोगों ने अपना व्यापार किया और व्यापार करके लाभ कमाया, उस लाभ से ही वो समृद्ध बने, पढ़े लिखे थे, कुछ वकील भी थे वहां पर। तो इस तरह से क्या हो गया, उनके पास थोड़ा सा पैसा हो गया। तो वो भी एक उभरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, एक पार्ट है, तीसरे वर्ग का एक पार्ट है जो उभरता हुआ भी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो थर्ड स्टेट है, इसके पास क्या प्रॉब्लम है? एक तो प्रॉब्लम यह है कि इन्हें कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। और समूचे कर का मतलब पूरा बर्डन है, एंटायर टैक्स का पूरा बर्डन इन्हीं के ऊपर है, पूरा टैक्स यही देंगे। और यही मैंने तीसरे वर्ग की बात की, यहां पर व्यवसाय, शिक्षा और संपदा के मामले में भी भिन्नता देखने को मिली थी। जैसे कि एक वर्ग मैंने बता ही दिया जो उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, बुर्जुआ, ठीक है। अब क्या है कि जो चुनाव होते हैं प्रत्येक वर्ग के लिए अलग चुनाव होते थे। जो तीनों वर्ग हैं, तीनों वर्ग के लिए अलग अलग चुनाव होते थे, जो प्रतिनिधि को चुना करते थे और अपनी शिकायतों की सूची तैयार करते थे।
अब जो जैसे कि मैं बताऊं कि जो प्रथम वर्ग था, प्रथम वर्ग में 300 लोग थे, द्वितीय वर्ग में 300 लोग थे और तृतीय वर्ग में 600 लोग थे। अब जो 600 लोग आ रहे हैं, क्या पूरी जनसंख्या 600 है? नहीं, आम लोग हुआ करते थे, वो इन 600 प्रतिनिधियों को चुना करते थे जो एस्टेट में भाग लिया करते थे। तो तृतीय एस्टेट के 600 लोग थे जिनका चुनाव होता था। अब जो चुनाव हुआ करता था, तो चुनाव होने के बाद ये 600 लोग क्या करते थे, ये लोग एक शिकायतों की सूची और बनाया करते थे। वो क्या करते थे, आम जन से पूछा करते थे, भाई आपके पास क्या प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम को बताइए, एक हम रजिस्टर तैयार करेंगे जिसमें आपकी सारी शिकायतों को रखेंगे। तो उस रजिस्टर का क्या नाम था, कैयर डी डोलियांस। नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो तृतीय स्टेट था उनकी एक शिकायतों की सूची का रजिस्टर तैयार किया जाता था, कैयर डी डोलियांस उसका नाम था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इस शिकायत की सूची का क्या करते थे, वो ले जाते थे एस्टेट में और उसी के अनुसार अपनी बातों को तीनों एस्टेट के, मतलब एस्टेट जनरल की जो बैठक हुआ करती थी उस एस्टेट में अपनी बातें रखा करते थे। ये तो हो गया पूरा जो काम हो रहा है उस तरीके का। तो जो रजिस्टर था, यही इसके बारे में बताया गया कि जो रजिस्टर है तृतीय वर्ग के, तो वो क्या चाहते थे, जो तृतीय वर्ग था वो ये चाहता था कि अभी तक क्या हो रहा है, जो चुनाव हो रहा है, जो चुनाव हो रहा है वो कैसे हो रहा है कि 3 एस्टेट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। 3 एस्टेट है और तीनों एस्टेट को एक एक वोट मिला था, तीनों एस्टेट को एक एक वोट मिला था कि आप ऐसा करिए कि पूरा प्रथम एस्टेट किधर की तरफ वोट देना चाहता है, द्वितीय एस्टेट किधर की तरफ वोट देना चाहता है, तृतीय एस्टेट किधर की तरफ होगा, ठीक है। तो उसमें ये बोल रहे हैं कि तृतीय वर्ग बोल रहे हैं कि ऐसा करो आप कि ये तो ठीक है कि आपने तीनों को बुलाया और इसके बाद जो वोटिंग सिस्टम है, वोटिंग सिस्टम में थोड़ा सा रिफॉर्म करो। वोटिंग सिस्टम में रिफॉर्म कैसे करना है, वोटिंग सिस्टम में रिफॉर्म इस तरीके से करना है कि जो एक व्यक्ति है, यहां 300 लोग हैं, यहां 300 लोग हैं और यहां 600 लोग हैं, तो वोट कितने पड़ने चाहिए, वोट पड़ने चाहिए आपके टोटल 1200, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए। इस तरह की बात रखी थी। अब इसमें क्या है कि कुछ पादरी वर्ग थे, कुछ सामंती वर्ग के लोग थे, वो लोग भी क्या करते थे, तृतीय एस्टेट के कुछ लोगों का वो सहयोग किया करते थे। तो उन्हें पता था कि अगर हमारा तृतीय एस्टेट बन जाएगा और कुछ लोग अगर इधर आ गए तो तृतीय एस्टेट की बात को माना जाएगा। इस वजह से उन्होंने इस तरह की व्यवस्था को रखने की बात की और ये किसमें थी, कैयर डी डोलियांस में, ठीक है। तो नाम याद रखना है बहुत अच्छे से। अब देखिए आपको बैकग्राउंड में नॉइज दिखाई दे रहा होगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज के लिए भाई, कभी कुछ होने लगता है कभी कुछ होने लगता है, आपकी क्लास को रुकना नहीं है, तो थोड़ा सा अवॉइड करिए। आप ये मान लीजिए सड़क पर बैठ के क्लास ले रहे हैं, ठीक है, या तो फिर मैं बहुत अच्छी एकदम आपको दूं, कंटेंट अच्छा मिल रहा है ना, बस इतना ही मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, वही बुर्जुआ वर्ग की बात कर रहे हैं, जो बुर्जुआ वर्ग मैंने बताया था तृतीय स्टेट का व्यक्ति था। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, ठीक है, इसी वर्ग से निकले और यही वर्ग बुर्जुआ वर्ग था और जनसाधारण क्रांति में सुधार की संभावना को देखते हुए इन्होंने काम करना शुरू किया था। तो ये क्या है, तृतीय एस्टेट के लोग हैं और इन्होंने कहा कि भाई जो परंपरागत व्यवस्था है उस व्यवस्था को आप खत्म करिए, जो आपको जन्मजात कुछ अधिकार मिल रहे हैं उन अधिकारों को खत्म करिए। अब ये अधिकार हम सारे बात करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी का अगली क्लास होगी जिसमें एनसीईआरटी का पूरा पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, उसमें मैं बता दूंगा। तो जो जन्मजात अधिकार मिल रहे हैं उनके खिलाफ ये बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, देखिए लड़ाई कब होती है स्टार्ट, लड़ाई तब होती है कि एक व्यक्ति है उसके पास कार है और दूसरा व्यक्ति है उसके पास कुछ है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, क्या उससे ये कहेगा कि भाई मुझे बराबरी का अधिकार चाहिए, नहीं, लेकिन इसके पास भी कार है और इसके पास भी कार है। अब क्या होगा, अब इन दोनों में लड़ाई होगी कि पार्किंग कहां करनी है। समझ में आया, एक एग्जांपल के थ्रू लीजिए कि जब तक दूसरे व्यक्ति के पास कार ही नहीं है तो वो पार्किंग के लिए क्यों लड़ाई करेगा, लेकिन अब दोनों के पास कार आ गई तब वो पार्किंग के लिए लड़ाई करेंगे ना। वैसे ही बुर्जुआ वर्ग था, बुर्जुआ वर्ग इस तरीके से आया कि पहले तो पादरी वर्ग है और सामंती वर्ग है, उनके पास पैसे हैं, वो लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं कि उन्हें जन्मजात विशेष अधिकार प्राप्त है, लेकिन अभी तक बुर्जुआ वर्ग थोड़ा सा कम धनी था, उसके पास पैसे नहीं थे। अब वो क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। जब उन्हें व्यापार करने लगे तो उनके सामने भी ऐसी स्थिति आ गई कि वो कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। किस तरीके का, कि उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है, दूसरे को टैक्स नहीं देना पड़ रहा। तो कह रहे हैं भाई 1 लाख रुपया मैं कमा रहा हूं, 1 लाख रुपया तुम कमा रहे हो, लेकिन टैक्स मैं अकेला दे रहा हूं, मैं क्यों टैक्स दूं। समझ में आया। तो इस वजह से बुर्जुआ वर्ग ने ही आवाज उठाई, सबसे पहले आमजन ने आवाज नहीं उठाई, बुर्जुआ वर्ग ने आवाज उठाई। तो नेतृत्वकर्ता समाज कहां से निकला, वो बुर्जुआ वर्ग से निकला। और इसके पीछे के कारण भी हम बताएंगे कि इन पर कुछ दार्शनिकों का भी प्रभाव था, ठीक है। तो आगे जब दार्शनिकों का प्रभाव देखेंगे तब उसकी बात करेंगे। तो एस्टेट जनरल की बैठक आ गई भाई, 5 मई 1789 एस्टेट जनरल की बैठक, बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, क्वेश्चन आ भी चुका है लेकिन फिर भी बार बार रिपीट भी हो रहा है, लाइन में तो आपको मिल ही जाएगा। तो
अब क्या हो रहा है, वही चीज जो मैंने आपको बताया था, जो तृतीय एस्टेट के लोग थे वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग वोट देने की बजाय वो क्या कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट दिया जाए और सभी लोग इस तरीके का काम करें। लेकिन जो राजा था, राजा ने क्या किया, राजा ने उनकी बात नहीं सुनी। राजा कह रहा है भाई मैं नहीं इनकी बातें सुनूंगा, इनकी बातों को खारिज किया जाए, मैं इनकी बातें इस तरीके से सुनूंगा तो भाई मुझे तो टैक्स रिफॉर्म करने थे, मुझे तो इन पर टैक्स और डालना था, टैक्स का बर्डन डालना था। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग भी थे, वो भी कह रहे थे कि भाई इन पर टैक्स डालो, लेकिन हाँ कुछ पादरी वर्ग थे, कुछ कुलीन वर्ग के लोग भी थे, वो क्या कह रहे थे कि नहीं भाई तृतीय एस्टेट पर ज्यादा दिक्कत आ रही है, आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरा पादरी वर्ग ही इनका खिलाफ था। अगर इस तरीके का स्टेटमेंट आ जाए तो आपको गलत करना है। तो आम जन ने बहिष्कार किया इसका कि अगर राजा हमारी बात नहीं मानेगा तो हम क्या करेंगे, हम एस्टेट जनरल की बैठक को नहीं होने देंगे। और यही कारण हुआ कि वो लोग बाहर निकले और स्वयं को जनता का असली प्रतिनिधिकर्ता माना कि देखिए हमारे पास जनता की शिकायतों की सूची है, हम जनता की बातें सुनते हैं, और तुम कौन होते हो भाई, केवल टैक्स लगा के चले जाते हो, हमें टैक्स देना पड़ता है, इस तरीके का काम नहीं चलेगा। और ये कब हुआ, ये हुआ 17 जून 1789। तो जैसे ही वो बाहर निकले, 5 मई की बात थी, 5 मई के बाद 17 जून 1789 को वो बाहर निकले और इन्होंने कहा भाई हम हैं राष्ट्रीय असेंबली, हम हैं जनता के असली प्रतिनिधि। तो आपको याद रखना है 17 जून 1789 नेशनल असेंबली की घोषणा पहली बार कब हुई, 17 जून 1789। अब कुछ लोग होंगे जो कहेंगे नहीं सर एनसीईआरटी में तो 20 जून 1789 कहा गया है, तो आप इस डेट को भी मान के चलिए, ठीक है। 20 जून 1789 इसे भी डेट को मान के चलिए, क्योंकि एनसीईआरटी में आपकी ये वाली डेट दी हुई है। लेकिन मैं इसका कारण बताता हूं, पूरा मैं बताता हूं, ठीक है। अभी आप बस लगे रहिए। 17 जून 1789 में बाहर निकले और बाहर निकल के इन्होंने बोला नेशनल असेंबली हम हैं। और इन्होंने एक पॉइंट और कही थी जो मैं अभी बता दे रहा हूं तो आपको थोड़ा सा स्पष्ट होगा। इन्होंने कहा कि जहां जनता इकट्ठी होगी, जहां नेशनल असेंबली के लोग इकट्ठे होंगे, वो जगह ही नेशनल असेंबली होगी। ये नहीं कि उसके लिए टेनिस कोर्ट जाना पड़े, समझ में आया। तो एक स्थान विशेष को महत्व नहीं दिया, इन्होंने लोगों को महत्व दिया कि ये लोग जहां इकट्ठे हो जाएंगे वही होगी नेशनल असेंबली। और ये तब तक काम करेगी जब तक कि हमारे देश के लिए एक स्वतंत्र संविधान की घोषणा नहीं हो जाती है। समझ में आया। तो इस वजह से 17 जून 1789 को पहली बार ऐसा हुआ, नेशनल असेंबली की घोषणा की गई। और इसके बाद क्या हुआ, कुछ लोग थे, मैंने बताया था, जैसे एबीसीए, आपको याद रखना है, ठीक है। एबीसीए ने अपना एक पैम्पलेट निकाला, उस पैम्पलेट का नाम था व्हाट इज थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट क्या है, इस बारे में उन्होंने एक पैम्पलेट दिया और कहा कि भाई एनलाइनमेंट की बात की जाए, आपको जो रूसो सिखा के जा रहा है तो रूसो की बातों को माना जाए कि भाई जो लोग हैं उन लोगों को आप कब तक प्रताड़ित करते रहेंगे, आम जन ही है जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आम जन की बात को माननी पड़ेगी। तो ये कौन थे, ये पादरी वर्ग थे, ठीक है। तो पादरी वर्ग के एक व्यक्ति थे एबीसीए, नाम याद रखना है। इन्होंने ही अपना एक पैम्पलेट निकाला व्हाट इज थर्ड स्टेट, बहुत अच्छे से याद रखना। आगे बात की जा रही है बुर्जुआ वर्ग की। अब बुर्जुआ वर्ग में कौन है तो यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि बुर्जुआ वर्ग में आखिर थे कौन, तो जो वकील थे, डॉक्टर थे, लेखक थे, नोटरी वाले व्यक्ति थे, अधिकारी थे, तो ये किस में आ रहे हैं, लॉयर्स, डॉक्टर्स, राइटर्स, ये कौन है, ये लोग हैं बुर्जुआ वर्ग के, मतलब संपन्न लोग, धनी लोग, तृतीय स्टेट के धनी लोग हैं जो बुर्जुआ वर्ग में आ रहे हैं। और इन्होंने ही क्या किया, देश के लोगों के बारे में बात की, क्योंकि इन्हें क्या फिलोसफियर थे, कुछ लोग फिलोसफियर भी थे इसमें, कुछ लोग इकोनॉमिस्ट थे, इन्हें पता है कि भाई इकोनॉमी में क्या हो रहा है, हमारे देश गर्त में जा रहा है। तो क्या ये चीजें जब लोगों को पता चलती हैं तभी तो वो उसके बारे में आवाज उठाएंगे, तो इसी वजह से आवाज उठाई जा रही थी। अब आया टेनिस कोर्ट, 17 जून तक की हमने बात कर ली। 17 जून के बाद टेनिस कोर्ट में एक शपथ ली गई और इस शपथ के कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। जैसे आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए टेनिस कोर्ट की शपथ में क्या क्या बातें की गई थी, तो राष्ट्रीय असेंबली की जो घोषणा हुई थी उसके द्वारा यह बोला गया कि सार्वजनिक व्यवस्था को पुनर्निर्मित करना है हमें, ठीक है। उसके साथ साथ राजतंत्र के सच्चे सिद्धांतों को बनाए रखने हैं, तो बुलाया गया है इन लोगों को जो इसी के लिए काम करेंगे। और इन्होंने कहा कि जहां कहीं भी इसके सदस्य जमा होते हैं वहीं राष्ट्रीय असेंबली का अस्तित्व होगा। और इन्हें आदेश दिया गया कि जब तक कि संविधान स्थापित नहीं हो जाता, उसकी जो जड़ें हैं वो मजबूत नहीं हो जाती, तब तक राष्ट्रीय असेंबली मतलब नेशनल असेंबली को
खत्म नहीं किया जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह की बातें चल रही थी। अब क्या है, इसमें दार्शनिकों की भूमिका हमें देखनी है। तो दार्शनिकों की भूमिका मैं पिछली कुछ क्लासेस मैंने ली थी, 3 क्लासेस, जिसमें मैंने बताया था, तो उनकी मैंने सारी आपको ये बता दी थी कि कौन कौन सी बुक हैं, किस तरह की हैं, तो वहां पर देख लेना, ठीक है। बाकी का मैं आप रिपीट करूंगा तो उसमें कोई भी मजा नहीं है। तो जो दार्शनिक है, उस दार्शनिक में आज बात करेंगे हम रूसो की। रूसो क्या कर रहे हैं? रूसो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नेशनल असेंबली के कुछ नियमों को बताया। उन्होंने ये नहीं कहा, देखिए रूसो ने कभी ये नहीं कहा कि भाई आप संघर्ष करिए, आप युद्ध लड़िए, लेकिन उन्होंने चीजें बताई ना। जैसे एक व्यक्ति को अगर ये बता दिया जाए कि आप मिट्टी नहीं खा सकते, तभी तो उसे पता चलेगा अरे कुछ व्यक्ति तो हैं जो मिट्टी खा सकते हैं। तो फिर क्या करें, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, जिसे आपने अभी मना किया है मिट्टी मत खाओ, तो आपको क्या करेगा, मिट्टी खाना शुरू करेगा कि क्या है इसमें, टोक रहे हैं, कुछ तो बात होगी इसमें। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि रूसो इसी तरीके का काम कर रहे हैं। रूसो ने बस चीजें बता दी कि देखिए स्वतंत्रता जैसी भी चीज है, एक समानता जैसी भी एक चीज है, आप लोगों को पता है क्या, लेकिन आपको नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, आप लोग इसके लिए विरोध मत करो। तो रूसो ने कभी नहीं कहा कि आप विरोध करना शुरू करो या क्रांति की शुरुआत करो, लेकिन लोग उनसे प्रभावित हुए, लोगों ने उनके नोट्स पढ़े, ठीक है, तो उससे वो प्रभावित हो रहे हैं। तो यहीं पर क्या हो रहा है, 1789 से लेकर 1848 के बीच में रूसो की जो बातें हैं वो हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। और यहां पर 1762 में सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने बताया था, रूसो की एक बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उन्होंने बताया मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन बाउंड। तो क्या है कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र होता है, लेकिन हर कहीं पर भी वो चैनों से बंधा हुआ है, उसके पास कहीं पर भी स्वतंत्रता नहीं है। और उन्हें बांधता कौन है? अब उनके देश में काम करने वाले लोग, जैसे राजा, पादरी वर्ग, उसके साथ साथ सामंती वर्ग, ये वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक चीज और कही थी, ये भी याद रखना है, मनुष्य जाति की प्रगति तब होगी जब उन रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को चुनौती दी जाएगी। जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम होता है, उस ऑर्थोडॉक्स सिस्टम को चुनौती दो, उसके बाद ही मनुष्य जाति की प्रगति हो सकती है। और ये जो ऑर्थोडॉक्स हैं, ये क्या करते हैं, ऑर्थोडॉक्स कुछ लोग ही होते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, आम जन को चूस रहे हैं, आम जन से ही अपना काम चला रहे हैं, आम जन का काम है। और वही, जैसे अगर आप एक कंपनी को मानिए, प्राइवेट कंपनी है जिसमें लोग काम कर रहे हैं, जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, उन वर्कर्स की मेहनत होती है, लेकिन कंपनी पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, उसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो अब वो कहे कि मेरा मानसिक कार्य है, इस वजह से इस तरह का हो रहा है, इस तरीके की कुछ भी बातें नहीं होती है, ठीक है, कि उन्हें इतना प्रॉफिट हो, इतना प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, आम व्यक्ति को ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहीं पर बात की जा रही है। और इन्होंने क्या किया, रूसो ने कुछ शब्द निकाले, जैसे सियोटेन, आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर क्या याद रखना है, सियोटेन किसे कहा जाता था, सिटीजन को कहा जाता था। ऐसे ही लोई कहा जाता था लॉयर्स को, कानून को, कोई एक कानून है, उस कानून को लॉ कहा, लोई कहा जाता था, ठीक है। उसके साथ साथ एक पैत्रेयी शब्द और दिया था इन्होंने, पैत्रेयी दिया था किसको, मदरलैंड को, मदरलैंड को पैत्रेयी शब्द दिया था। तो आपको याद रखना है, यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा आपका, पैत्रेयी क्या है, तो मदरलैंड है पैत्रेयी। इसके बाद कुछ और चीजें दी थी, जैसे प्रभुसत्ता, सोवरेनिटी की बात की गई, या आम इच्छा, कॉमन विल। कॉमन विल क्या है, लोगों का कॉमन विल क्या है, ये भी रूसो ने ही दिया था। तो अब रूसो के बारे में इतना हो गया, बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अब एक चीज और, ये जो नेशनल असेंबली की घोषणा हो गई, ये जो बातें हो रही हैं, आम जन की बैठकें हो रही हैं, तो आम जन की बातें कहां पर होती थी, तो कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं थी। वो क्या करते थे, बाल कटवाने जा रहे हैं सलून में, तो सलून में गए, या किसी क्लब में गए, क्लब में जाके लोग बातें कर रहे हैं, आसपास की बातों को देख रहे हैं, समाज किस तरीके का चल रहा है। तो उस तरह से जो सलून थे और क्लब थे, वो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई। जो भी हमारे जो लोग थे, जो काम कर रहे थे, हमारे नहीं, मतलब फ्रांसीसी जो लोग थे, वो फ्रांसीसी लोग काम कर रहे थे, जैसे जिनमें कौन कौन थे, जैसे मिराबियो थे, ठीक है, आबेसिये थे, उसके साथ साथ वॉरनेव थे, रोबेस्पियर थे, पैटियो थे, यूपो थे। तो ये लोग कहां इकट्ठे हो रहे हैं, ये सलून में इकट्ठे हो रहे हैं। तो सलून और क्लब का जो महत्व था वो बहुत अधिक बढ़ गया था। वहीं पर लोग क्या करते थे, एक जगह पर बैठ गए, न्यूज़पेपर आया, उस न्यूज़पेपर को तेज तेज आवाज में पढ़ा करते थे, जिससे आम जन को भी समझ में आए। अब आम जन नहीं पढ़ना जानते थे, लेकिन वो सुनना तो जानते, सुनते थे कि अरे सरकार में क्या चल रहा है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि सलून और क्लबों की भूमिका बढ़ गई थी। अब इसके बाद जो एंशिएंट रेजिम की हमने बात की थी, उसके तख्ता पलट की हम बात करते हैं कि तख्ता पलट कैसे हुआ। तो तृतीय स्टेट की अपनी बैठक हुई, इसके बाद इंडोर टेनिस कोर्ट में गए। वो इंडोर टेनिस कोर्ट में जो सदस्य इकट्ठे हुए, वो कब इकट्ठे हुए थे, 20 जून 1789। तो अब ये डेट याद रखना, 20 जून
1789। यहां इंडोर टेनिस कोर्ट में पहली बार लोग मिले और इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली, जो पहले घोषित कर चुके थे 17 जून 1789, वही लोग आके इंडोर टेनिस कोर्ट में मिले। और यहां पर कौन लोग थे? अधिकांशतः पादरी और कुलीन वर्ग के कुछ सदस्य इसमें जुड़े हुए थे और बाकी का तीसरा स्टेट था। समझ में आया? तो 20 जून 1789 डेट आपकी यहां निकल कर आती है इंडोर टेनिस कोर्ट में। अब एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखा हुआ है, इंडोर टेनिस कोर्ट में शपथ ली गई पहली बार 20 जून 1789 को और कहा गया कि हम नेशनल असेंबली की घोषणा कर रहे हैं और यहां से ही क्या होगा, नेशनल असेंबली कभी भी डिमोलिश नहीं होगी। तो ये चीज इग्नू में बताया गया थोड़ा सा कि 17 जून 1789 को जैसे ही वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा, एक जगह पर खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने कहा कि भाई हम खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर रहे हैं। और फिर क्या करें, फिर वो चले गए अपने अपने घर। 20 जून को उन्हें एक जगह मिली, टेनिस कोर्ट मिला। टेनिस कोर्ट में उन्होंने कहा यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, ये थोड़ी अच्छी जगह लग रही है, तो इस जगह पर वो इकट्ठे हुए। वो डेट कब थी? 20 जून 1789। तो अब यहां से ये मत करना कि अगर डेट 17 जून 1789 ना आए तो आप 20 जून ना लगा के आए कि क्वेश्चन तो गलत है। तो 20 जून 1789 आप लगा के आना, ठीक है। और 17 और 20 अगर कहीं लिखा है तो 17 जून लगानी है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, बस ये करना है। तो अब क्या हो रहा है, अब जब जो नेशनल असेंबली की घोषणा हो गई, राजा बौखला गया। राजा ने क्या किया, जो नेकर थे जिन्होंने नेशनल असेंबली को बनाया था उसे ही बर्खास्त कर दिया कि अरे भाई इसने ही सब गड़बड़ करवा दिया, इससे बढ़िया तो हमारा सही काम चल रहा था, थोड़ा बहुत तो चल ही रहा था, कम से कम जनता तो हमारा विरोध नहीं कर रही थी। नेकर को कर दिया बर्खास्त। और इसकी प्रतिक्रिया में जो लोग थे उन लोगों के खिलाफ 20,000 सैनिकों को बुलाया गया और पेरिस के जो वर्साय क्षेत्र था उसमें मोर्चाबंदी कर दी। ये हो गई बहुत बड़ी घटना एक। क्यों? क्योंकि इससे लोगों में भय उत्पन्न हो गया। लोग सोचने लगे, अपने अपने रूप में गणना करने लगे, क्योंकि अभी तक राजा ने कोई भी घोषणा नहीं की थी कि सैनिकों को क्यों बुलाया गया है, किस वजह से बुलाया गया है। तो लोग अपने अपने विचार ही रखने लगे कि भाई क्यों बुलाया गया। ऐसा तो नहीं है कि ये सभी लोगों को खत्म करना चाह रहे हो, जो हम आम जन है उन्हें खत्म करना चाह रहे हैं, खदेड़ के बाहर भगाना चाह रहे हो, इस तरह की चीजें। और यहीं पर मिराबियो था, जो मिराबियो ये था कुलीन वर्ग। अब देखो ये और याद रखना, जो मिराबियो है वो है कुलीन वर्ग का, ठीक है, फ्यूडल का है। तो कुलीन वर्ग का व्यक्ति था। ये भी क्या कर रहा है, भाषण दे रहा है। जैसे आबे सिंह है ना, आबे सिंह की तरह ही मिराबियो है और मिराबियो भाषण दे रहे हैं इस तरीके के कि जनता में हिंसा उत्पन्न हो, जनता कहे कि अरे बहुत ज्यादा हम दबे कुचले लोग हैं और हम लोगों की हालत तो बहुत खराब करी है इन लोगों ने, चलो उठो शस्त्र उठाओ और लोगों के खिलाफ संघर्ष करो। ये तो चीजें चली रही थी। और जो पैम्पलेट थे उसका मैंने बताया कि पैम्पलेट और पोस्टर्स से तो इस तरह की चीजें हो ही रही हैं। तो इससे जनता में आया आक्रोश और आमजन जो कॉमन पीपल थे वो लोग पहुंचे 14 जुलाई 1789 को बास्तील के किले पर। अब बास्तील का किला क्या थी, एक जेल थी। इस जेल को तोड़ दिया उन्होंने पहली बार। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरह से दिखाया। मतलब बास्तील किला आपको क्या याद रखना है, बास्तील का जो किला था वो एक जेल थी, जेल को ढहा दिया गया। अब ऐसा करिए, आप खुद ही एक काम करिए कि यहाँ पर कुछ कैदी थे, इसका प्रमुख उद्देश्य था कुछ कैदी थे, उन कैदियों को रिहा करना है। और उसके साथ साथ बास्तील में क्या है, गोला बारूद रखा हुआ था, ठीक है, जितने भी हथियार थे वो रखे हुए थे। तो दूसरा इनका उद्देश्य था उन हथियारों को लूटना और लूटने के बाद उन हथियारों का प्रयोग किया जाना। समझ में आया? तो पहला तो था कि वहां के जो कैदी हैं उन कैदियों को रिहा करना। तो कितने कैदी थे जिन कैदियों को रिहा करा गया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एकदम साफ साफ। तो आपको बताना है कि कैदी, आपको लिखना है कैदी और कैदी डाल के बताना है कि कितने कैदी हैं। कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे बताइए। तो 14 जुलाई 1789 में बास्तील के किला को ढहा दिया गया। और किले को ढहाने के बाद, एक तो किले को ढहा दिया, उसके बाद किले को ढहाने के बाद जो उसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे उसमें कुछ निकला, हीरे जवाहरात का कोई एक स्टैचू निकला या फिर कुछ और चीजें बनी हुई हैं, वो मार्केट में बेच दिया। अब मार्केट में बेचने का क्या मतलब था, मार्केट में इसलिए बेचा गया क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीजों को सजो के रखते हैं, जो ऐतिहासिक चीजें होती हैं उन्हें सजो के रखते हैं। तो उद्देश्य ये नहीं था कि बास्तील के किले को सजो के रखना है, उद्देश्य इनका यह था कि ढहा दिया हमने बास्तील का किला, इसलिए आप लोगों से प्रचारित करेंगे कि ये वो किला था जो हमारी संप्रभुता के खिलाफ था, हमारी समानता के खिलाफ था, जो यहां पर जो हमारी व्यवस्था चल रही थी, तीसरे स्टेट की बुरी हालत चल रही थी, वो उसके खिलाफ था। उस किले को हमने ढहाया, आज हमने स्वतंत्रता के लिए पहला कदम उठाया। तो ये जो आम जनता को संदेश देना था, इस वजह से उन्होंने क्या किया, उसके जो चीजें थी उन चीजों को
मार्केट में बेच दिया और कहा कि आप सजो के रखिए, आप लोगों को बताइए कि हमने ये कहा किला को ढहा दिया है। ठीक है, तो बखान करने के लिए इस तरीके का काम किया गया था, ना कि राजा की संपत्ति को उजागर करने के लिए इस तरह का काम किया था। ठीक है, तो ये कारागार था, शस्त्रागार भी था, जिसे क्या करना था, उठाना था। और बास्तील के पतन फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ये पहली बार ऐसा हुआ जहां से क्रांति की शुरुआत हम कह सकते हैं। अब यहां पर एक काम और हो रहा है, जो राष्ट्रीय असेंबली है उसे सम्राट की मान्यता मिल गई। अब वो क्या कर रही है, राजा पर अधिकार जमा रही है, राजा से बातें कर रही है कि आप इस तरीके के काम करिए जिससे हमारा मुनाफा हो सके। और इसमें एक लाफेट याद है आपको, लाफेट? अब मुझे बताइए, लाफेट अगर याद नहीं है तो पहली क्लास पर से देखिए। ठीक है, तो इन्हें क्या है, नेशनल गार्ड घोषित किया गया। इन्हें बोला गया, सम्राट को बोला गया कि लाफेट को तो आप नेशनल गार्ड घोषित कीजिए, क्योंकि इन्होंने थोड़ी अच्छी बात कर दी थी ना इनके बारे में। ठीक है, अब क्या होने लगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, अभी देखिए ये क्या चल रहा है, शहर में चल रहा है, पेरिस के पास है बास्तील का किला, उसे ढहा दिया जा रहा है, सब चीजें चल रही हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र पर क्या असर पड़ा? एक तो राजा से वो प्रभावित थे, उसके साथ साथ तुम इस तरह की घटनाएं कर रहे हो कि वहां पर आप तो सारे काम धंधे बंद हो गए, तो जो आर्थिक स्थितियां थी वो भी विपरीत थी, और इस तरीके के जो पेरिस में घटनाएं चल रही हैं वो भी उनके विपरीत थी। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे उनके साथ बहुत ज्यादती होने लगी। अब जुलाई 1789 के अंत तक और अगस्त 1789 ये काम चल रहा है। यहां पर क्या कहा गया, ग्रेट फियर का समय। और किनके लिए कहा गया, ये उन्हीं ग्रामीण लोगों के लिए कहा गया। ग्रेट फियर, बहुत अच्छे से नाम याद रखना, ग्रेट फियर का टाइम है जुलाई 1789 से अगस्त 1789, ग्रेट फियर। और यहां पर क्या हो रहा है, वो जो ग्रामीण लोग थे वो इतने भयभीत हो गए कि कहीं राजा की सेना जो 20,000 बुला ली वो आके इस तरीके के काम ना करते हैं, या फिर जो हमारे तीसरे स्टेट के लोग हैं वही हमें गद्दार ना समझ के हमें गोली मार दें। तो यहां पर आतंक हो गया, भय हो गया कि कहीं कुछ ना हो जाए, अशांति ना हो जाए। तो किसानों में इस तरह की बातें होना शुरू हो गई। अब इनने क्या शुरू कर दिया, इन्होंने कहीं बर्छा मिल गया, कहीं बंदूक मिल गई, अपने अपने पास रख लिया शुरू कर दी कि अरे होता है ना ऐसा, जैसे किसी भी एक कस्बे में ऐसा लगे कि दूसरा कस्बा उन पर हमला करने वाला है, तो उन्होंने अपने पहले से ही हथियार बना के रख लिए। साउथ मूवी में जो होता है तो वो कर लिए, और एकदम से निकाला सब कि आने दो किसी को बाहर। तो ये क्या है, डर में जी रहे हैं, भय में जी रहे हैं। तो वो वाला जो भय का समय है वो है जुलाई 1789 से अगस्त 1789। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए था, वो पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो किसान जो हथियार इकट्ठे कर रहे थे ना, खुद को हथियारबंद बना के सब इकट्ठा हो रहे थे, उन्होंने खुद को नाम दिया था किसान गादर या किसान गार्ड्स। ठीक है, तो किसान गादर नाम दिया गया था। इसे एक नाम और जाना जाता है, स्थानीय सहायक नागरिक सेना। ये और नाम आपको याद रखना है। तो यही लोग थे। अब इन लोगों के पास जब हथियार आ गए तो बैठे हुए हैं, 1 महीना हो गया बैठे हुए, इंतजार कर रहे हैं कि क्या करें भाई। पहले तो भय से वो थे कि भय हो रहा है, अब इन्हें क्या लगने लगा, जो हमारे जो भूपति लोग हैं, मतलब जो सामंती लोग हैं, क्यों ना उन पर हमला किया जाए। तो उन पर हमला करके, क्योंकि उन्हें लग रहा था ना कि जो सामंती लोग हैं वो लोग आम लोगों को क्या प्रभावित कर रहा है, आम लोग जिन्हें हम बुर्जुआ कह रहे हैं, बुर्जुआ लोगों को तो सामंती लोग और पादरी वर्ग दोनों से ही प्रॉब्लम थी। राजा से प्रॉब्लम थी कि राजा टैक्स रिफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इस वजह से वो तो उनसे लड़ाई चल रही है। लेकिन जो आम लोग हैं वो किससे प्रभावित है, वो उस व्यक्ति से प्रभावित होंगे। ऐसे मान के चलिए गांव का आदमी है, वो किससे ज्यादा प्रभावित होगा, वो अपनी सरपंचों से प्रभावित होगा। तो सरपंच की तरह ही जो वहां के भूपति थे उनसे प्रभावित होने लगे, तो उनसे लड़ाई कर रहे हैं। वो लोग लड़ाई कर रहे हैं, उनका अलग चल रहा है, लड़ाई उनसे कर रहे हैं, उनकी हवेलियां जला रहे हैं और जो दस्तावेज थे उन्हें नष्ट कर रहे हैं। जैसे अपने यहाँ पर भी इस तरीके का एक हुआ था, केस हुआ था। ठीक है, जो दस्तावेजों को जला दिया गया था। आप मुझे बताइए किस जगह पर जला दिया था, किसानों ने जाकर। ठीक है, और किसके खिलाफ वो युद्ध था, किसानों के साथ क्या किया गया था कि उन्होंने भी इस तरीके के दस्तावेजों को जलाया था। ठीक है, तो ये जो किसान क्या कर रहे हैं, दस्तावेजों को जला रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। और जो दशमांश है, जो हमने टाइथ बोला था, मतलब टैक्सेस और टाइथ हमने एक शब्द बताया था, तो टाइथ को देने से इन्होंने मना कर दिया कि अब नहीं देंगे भैया, अब तो हो गया हमारा बहुत कुछ, और आप बताओ हम पे हथियार भी है, आओ इधर। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो किसानों को शांत करने के लिए अब देखिए, नेशनल असेंबली तो कह रही थी कि भाई अब तो हमने कब्जा कर लिया है, सब कुछ कर ही लिया है, हमारे हाथ में सत्ता आ ही गई है, तो अब आप लोग क्यों कर रहे हो। तो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, किसानों को शांत करने के लिए नेशनल असेंबली ने कहा कि जो सामंती कर है, सामंती विशेषाधिकार है, जो फ्यूडल
रिफॉर्म्स हैं, जो फ्यूडल प्रिविलेज हैं, इन प्रिविलेज को हम समाप्त करेंगे और राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को, पुरानी जो राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, उस व्यवस्था को हम खत्म करेंगे, एक नई व्यवस्था लेकर आएंगे। उस व्यवस्था में आम नागरिकों के भी अधिकार हम जोड़ेंगे। तो आम नागरिकों के अधिकार की बात किसने की थी? नेशनल असेंबली ने की थी, जिसे हम क्या कहते हैं? मनुष्य और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। नाम याद रखना, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो अब बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्वेश्चन आ चुका है, इसका डिस्कशन हमने किया था पिछले जो मॉक 4 में आपने बताया ये क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें हमने बात की थी। तो ये क्या है? ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की घोषणा करने वाला एक घोषणा पत्र था। लेकिन यहां पर जो आपका जेंडर इक्वेलिटी आपको नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर मैन आ गया ना, मनुष्य, तो यहां पर मैन के बारे में बात की जा रही है, वुमेन के बारे में बात नहीं की जा रही है। तो इसके बारे में आगे देखेंगे जब हम महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसने कह दिया कि अब हम कानूनी रूप से सबको बराबरी देंगे। अब जो इस तरीके की विशेषाधिकार है, इन विशेषाधिकार को समाप्त करेंगे हम। आम जनता, जो आम किसान है, उनके लिए भी अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। तो यहां अब पहली घोषणा हो रही है मनुष्य और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की। तो यही अब घोषणा पत्र हम कल पढ़ेंगे। हमारी नेशनल असेंबली की शुरुआत होगी, कल हमारा मनुष्य और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र को पढ़ा जाएगा। जब इस तरीके के काम हम करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और आप भी लाइक शेयर कमेंट करके हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। अगर लेक्चर पसंद नहीं आता है तो आप लेक्चर के नीचे डिसलाइक करिए, और डिसलाइक करके अपना एक रिव्यू जरूर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जाएं नहीं, आप क्या करें कि आप सुधार करने की कोशिश करें। बाकी का आपकी मर्जी है, आप थोड़े से बिजी लोग हैं। तो थैंक यू वेरी मच।